पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना कि एक पालमपुर गांव है जो कि काल्पनिक का नाम है और इस गांव की कुछ खासियतों के बारे में बताया गया, इसका परिचय को बताया गया था। आज हम लोग इसके यह जानेंगे कि हम इस गांव की कहानी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है कि हम इस गांव की कहानी को पढ़ना पड़ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग को जो इसमें पढ़ना है वो मुख्य रूप से आपको एक प्रकार से अर्थशास्त्र के साथ रूबरू कराया जाना है। हम यहाँ पे एक फैक्ट्री के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं कि अर्थशास्त्र में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। मन में कोई भी आप एक उद्योग धंधे के अंतर्गत कोई एक फैक्ट्री खोल लीजिए, कोई भी आप फैक्ट्री खोल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए भूमि। फैक्ट्री कहीं रखेगी ना, आसमान में तो रहेगा नहीं। उसके बाद आपको चाहिए पूंजी, उसमें कंस्ट्रक्शन करवाना होगा, सामान खरीद के लगाने होंगे। उनको चलाने के लिए श्रमिक चाहिए। यहाँ श्रमिक दो प्रकार के चाहिए, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल का अर्थ होता है वो जो जिनके पास डिग्रियां होती है, कार्यकुशल होते हैं किसी खास चीज़ों में, उनको टेक्निकल्स कहते हैं। और नॉन टेक्निकल्स ऐसे लोग जो कोई भी वो काम कर सकता है, उसके लिए कोई डिग्री या एक्सपीरियंस होने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपने यह देख लिया कि यह भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए और फिर श्रम चाहिए। श्रम का अर्थ होता है मजदूरी। और उसके बाद अब आपको कोई चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए कच्चा माल चाहिए, तो आप कच्चा माल खोजिएगा। और कच्चा माल को हम लोग यहाँ कार्यशील पूंजी के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। और उसके बाद जब कच्चा माल तैयार होकर निकलता है तब आपकी फैक्ट्री का अंतिम प्रोसेस में आ जाता है। अभी भी हम इसे पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, इसका एक अंग छूटा हुआ है। बताइए क्या? प्रोडक्शन हो चुका है, सामान निकल गया, बन गया जी। इसका प्रोडक्शन हो जाने के बाद बाज़ार होना ज़रूरी होता है, इसलिए बाज़ार की आवश्यकता होती है। तो हम लोग इन बेसिक चीज़ों के बारे में इस पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि क्या क्या उत्पादन और उत्पादन का संगठन होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं, पूंजी। पूंजी देखिए, पूंजी भूमि, भूमि लिखा हुआ है यहाँ। भूमि से आशय सिर्फ ज़मीन मत रखिएगा, उन सारी प्राकृतिक वस्तुओं से रखिएगा जो कि भगवान के द्वारा दी जा रही हैं और आप उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। वन हो, जंगल हो, जैसा भी हो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन को अर्थशास्त्र में भूमि के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा शर्त है श्रम। श्रम का मतलब कोई दिक्कत? श्रम आप जानते हैं, श्रम को मतलब होता है काम करना। तो श्रमिक चाहिए आपको, मजदूर चाहिए। दो प्रकार के मजदूर होंगे, एक पढ़े लिखे कर्मचारी होते हैं और दूसरे की जो शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं। तो मैंने आपको बताया है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तीसरा अब हम लोग देखेंगे पूंजी। मैंने आपको तीसरा पूंजी बताया था, भूमि आ गया था, श्रम की आवश्यकता थी, और तीसरा हम लोग देख रहे हैं पूंजी। पूंजी कैसी है? पूंजी दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक भौतिक पूंजी होती है और एक होती है कार्यशील पूंजी। भौतिक पूंजी क्या हुआ और कार्यशील पूंजी क्या हुआ, ये बताते हैं। भौतिक पूंजी वो पूंजी होती है जो किसी फैक्ट्री को लगाने में हमको चाहिए। जैसे हमने जितने भी उसको में मशीनें लगाई हैं, जो एक बार खर्च करके हम उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए हम आटा मिल ही लगाए थे, तो आटा पीसने के लिए जो चक्की वगैरह खरीदा हमने, तो या फिर सिलाई करने के लिए जो सिलाई मशीन खरीदा है, वो मेरा क्या हुआ? भौतिक पूंजी। वो मैं एक बार खरीद लिया, वो बार बार खरीदने की आवश्यकता मुझे नहीं है। बहुत होगा तो थोड़ा बहुत रिपेयर कराएंगे या कुछ ख़राब हुआ तो उसे बदलेंगे। तो भौतिक पूंजी में आपको समझ में आ गया, ऐसा जो एक बार किया जाए, ठीक है, बार बार उसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
इसके अंदर कौन कौन से मद चीज़ें आएंगी, देखिए 2 होती है, एक अस्थाई पूंजी, ठीक है, और एक होता है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी और अस्थाई पूंजी भी देखिए, अस्थाई में मैंने बता दिया था कि जो एक बार लगा दिए अब नहीं हटाना, और कार्यशील पूंजी में क्या है, आपको बार बार लगाना है। बार बार लगाना है, कैसे, तो कच्चा माल, अगर आप किसी प्रकार का भी कोई भी करते हैं, जैसे आटा चाहिए तो गेहूँ कच्चा माल है। अगर आपने सिलाई मशीन का दुकान फैक्ट्री कर रखा था तो सिलाई मशीन के लिए धागे और जो भी पेस्टिंग वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए वो आपका हुआ कच्चा माल कहलाएगा, ठीक है, जिसको नकद मुद्रा भी कहते हैं, यानी इसमें खर्च करते रहना है आपको। ऐसा कोई व्यवसाय जल्दी नहीं मिलता जिसमें एक बार खर्च कर दिया और फिर कुछ नहीं करना, आपको कार्यशील पूंजी होती ही होती है। इसके 2 हुए, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब यहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ करके देखिए, तीसरा हम लोग यहाँ मानव पूंजी। मानव पूंजी में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और 7 क्लास से और 8 क्लास से हम लोग पढ़ते हैं कि मानव भी एक स्वयं पूंजी है। हाँ, और मानव पूंजी किसे कहते हैं आपको पता होगा, श्रम, जो भी आप में टेक्निक्स है, गुण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारा आपका मानव पूंजी होता है। इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो हमने वीडियो डाला है उसमें भी मैंने इसे बताया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अच्छा उत्पादन के कारक भी देख लेते हैं। उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, देखिए उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। हम किसी न किसी चीज़ का उत्पादन किसी कारणवश करते हैं। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे, ठीक है, भौतिक पूंजी क्या कहलाएगा यहाँ, पूंजी। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। भूमि, ये फर्स्ट है हमारा भूमि। भूमि क्या, भूमि स्थिर है। क्या आप भूमि को बढ़ा घटा सकते हैं, पृथ्वी जितनी उतनी बड़ी नहीं रहेगी, कम बेसी तो हो नहीं रही। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि पालमपुर के में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया हैं, काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। यह क्वेश्चन 1 नंबर में करके पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत लोग, ठीक है, कृषि पे आधारित हैं। वर्तमान में इस पे अगर हम कहें कि देखिए भारत की जब ये पुस्तक लिखी गई है तब भारत में 75% लोग कृषि पर आधारित होते थे, लेकिन वर्तमान में धीमे धीमे इनकी संख्या प्रतिशत कम हो रहा है, जो कि हम लोग क्लास 10 में जाकर पढ़ेंगे इसमें विशेष रूप से, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल में इतना ही हम लोग को देखना है। तो भूमि हमारे पास जितनी है उतनी रहेगी। कोई भी गांव का, आपके गांव में जितनी भूमि है उतनी है, क्या उससे हम बढ़ा या घटा सकते हैं, नहीं ना। इसमें क्वेश्चन और बनता है, देखिए कि वर्ष 1960 के से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है, ठीक है। इसी पे आधारित एक क्वेश्चंस आप लोगों को कई बार पूछे जाते हैं, बड़े वाले, इसे भी आप लोग देखेंगे। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार का कोई तरीका है? बिल्कुल है। हम लोग गहन कृषि कर सकते हैं, बहुविधि कृषि फसल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक ही खेत में कई प्रकार की फसल उगाना। हमारे इलाके में होता भी है, मुझे मालूम है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर जब हम लोग मकई की खेती करते हैं तो उसके साथ सरसों या फिर वो मूली या आदि चीज़ों को लगा देते हैं, तो आलू के साथ मूली लगाते हैं। ऐसा क्या होता है कि जो जगह बच गई है उसमें भी वो फसल मिल जाती है। मैं एक बार बिहार गया था तो वहाँ पे मैंने देखा था कि तिलहन में एक अजीब टाइप का उन्होंने खेती कर रखा था।
एक ही खेत में सरसों थी, तीसी थी और एक दो फसल थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो सरसों का पौधा बड़ा होता है वो ऊपर उड़ जाता है और उसे तो पहले काट लिया जाता है। फिर उसके बाद जिस पौधे की हाइट होती है उसे काटा जाता है और धीमे धीमे एक ही साथ 4-4 फसल लगा लेते वो, यानी तिलहन उनको एक साथ कई मिल गए। तो ये अजीब टाइप की मैंने खेती देखी थी। इसी खेती को हम लोग जानते हैं बहुव्रीहि खेती, फसल यानी कई फसलों को लगा देना एक ही बार। हम लोग आज भी ऐसे ही गहन कृषि या बहुव्रीहि कृषि के अंतर्गत काम करवाते हैं। हमारे यहाँ के सभी हमारे यहाँ कौन कौन से फसल और ये सब है आपको पता है ना? हाँ, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। अगर किसी दूसरे स्टेट में जाइएगा या कुछ और बोले तो अग्न फसल किसी को बोला जाता है। ठीक है, आप देखिएगा तो पता लगाइएगा। ठीक है, इन सभी का अलग अलग नामों से भी और जाना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। फिर मैं कल बताऊंगा कि क्या पालमपुर के गांव में और कौन कौन सी चीज़ें हैं।